सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं उज़ैब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के चयन को लेकर कैबिनेट के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा और सवाल उठाया है कि क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। बता दें, यूपी सरकार ने अपने स्तर से डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर लिया है। डीजीपी के चयन के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह व पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले क्या खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। जी हाँ, ये सभी बातें अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। और डीजीपी के चयन नियमावली का जो प्रस्ताव पास किया गया है उसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। यूपीएससी को नहीं अब भेजा जाएगा इसका पैनल और यूपी के डीजीपी का चयन यूपी में ही अब होगा। नए नियमावली पर अखिलेश यादव ने वही सवाल खड़े कर दिए हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला कर दिया है कि डीजीपी के चयन की जो जिम्मेदारी है वो यूपी सरकार पर ही अब रहेगी, ना कि केंद्र सरकार पर। और बता दें, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और अखिलेश यादव ने पोस्ट के साथ में यह भी लिखा है कि जो लोग ने यह व्यवस्था की है क्या वो खुद 2 साल रुकेंगे। और बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कि यूपी मदरसा से आ रही है। बता दें, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता और मदरसा एक्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को जी मान्यता दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और मान्यता प्राप्त करा दी है। अभी के लिए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। जी हाँ, बता दें आपको, जिस तरह से योगी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है, राजनीतिक बवाल एक बार फिर से जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के चयन को लेकर कैबिनेट के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस फैसले को अजीबोगरीब बता डाला है। जी हाँ, उन्होंने कहा है और सवाल उठाया है कि क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रुकेंगे। यूपी सरकार ने अपने स्तर से डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर लिया है। आपको बता दें, डीजीपी के चयन के लिए उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग से एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, गृह व पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। सभा प्रमुख ने एक्स पर लिखा है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0, इस तरह की बातें कुछ अपने नए ट्वीट में कही है अखिलेश यादव ने। और यूपी सरकार की ओर से जो फैसला किया गया है कि डीजीपी का चयन यूपी में ही होगा, उस फैसले पर आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा है भाजपा को। और बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उपचुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया है। और बता दें, समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग से एक सदस्य लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से हमारे साथ राकेश अहिर जी जुड़ चुके हैं और वही आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी से हैं हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले प्राइम टीवी में। देखिए, एक बड़ा फैसला उपचुनाव से पहले जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है, हलचल मच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब डीजीपी का जो चयन होगा वो यूपी सरकार ही करेगी। सबसे पहले राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं इस खबर को? जी, देखिए राकेश जी, अभी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, हम अभी आपको रोकना चाहेंगे। आशीष तिवारी जी, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि देखिए, उपचुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला आखिर क्या लेने की जरूरत पड़ गई कि केंद्र अब इस बात का चयन नहीं करेगी? योगी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है कि यूपी के डीजीपी का चयन यूपी में ही होगा। देखिए ज़ेबा जी, हर फैसले को चुनाव से जोड़ना मुझे नहीं लग रहा कि सही है, क्योंकि 5 साल होते हैं, 5 साल में कई ऐसी चीजें होती रहती हैं, कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, तो उसको हर बार किसी ना किसी वजह से उसका वजह चुनाव नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, ये कोई पहला ऐसा भारतवर्ष में फैसला नहीं हुआ है। इसके पहले भी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और पंजाब में इस तरीके की व्यवस्था जो है वो करी जा चुकी है जी। ये उत्तर प्रदेश चौथा राज्य होगा जो इस तरीके की व्यवस्था में आगे बढ़ा है। निश्चित तौर पर आपने देखा है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर अस्थायी डीजीपी का बैठना हो रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार इस बात को उठाता रहा है। और निश्चित तौर पर एक स्थायी डीजीपी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस कदम को अगर बढ़ाया गया है तो वो प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है। प्रदेश में इसमें एक स्थायी डीजीपी जब मिलेगा तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से भी तय करने का काम किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश का डीजीपी उत्तर प्रदेश में ही चयन होगा, क्योंकि पहले यूपीएससी को जो यूपीएससी पैनल भेजता था उसमें एक को चयन करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर जो पैनल बन रहा है जिसमें रिटायर्ड जज भी हैं, संघ लोक सेवा आयोग के भी लोग हैं, पूर्व डीजीपी रहेंगे, तो 6 लोगों का एक पैनल होगा और यहीं पर ही वो एक डीजीपी तय हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इससे प्रदेश की जो जनता है उसके लिए भी अच्छा है और एक अस्थायी
डीजीपी बैठेगा तो उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा अच्छे तरीके से तय हो सकती हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ जो सपा मुखिया अखिलेश यादव है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं ट्वीट करके देखिए ये तंज कसा है कि जो दिल्ली का शासन उसको अपने हाथ में लेने के लिए ये पूरी जो इस वक्त ये फैसला लिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उपचुनाव से ठीक पहले इस तरह का फैसला लेना कैसे देखते हैं? देखिए जेवा जी, अखिलेश यादव जी के बारे में तो आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए कि अगर प्रदेश की सरकार ने कोई भी फैसला लिया हो, कोई भी फैसला XYZ, तो उस पर उनको कुछ ना कुछ विरोध करना ही, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध होता है। वो शायद इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि विपक्ष को होने का मतलब विरोध में होना नहीं होता है। विपक्ष का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अगर जो मौजूदा सरकार है उसमें कोई कमियां आ रही हैं, आपको दिख रही है, तो आप उन मुद्दों को उठाएं। आपका विपक्ष में होना ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो भी अगर अच्छे काम भी कोई सरकार कर रही है तो आप उसको विरोध करें। तो अखिलेश यादव जी, आप उनका देख सकते हैं, वो हमेशा से सारे फैसलों पर उन्होंने कुछ ना कुछ टिप्पणी करी है, टीका टिप्पणी करते रहे हैं। तो इनके अखिलेश यादव जी के चूंकि अब जो ये चाहे एक्सपल लिखें या कोई भाषण दे, अब इनकी बातों को प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा भारी से ले नहीं रही, चूंकि वो भी जान चुकी है कि अगर कोई भी फैसला आएगा, कोई भी बात कही जाएगी तो इनको कटाक्ष करना ही करना है। तो अब आदमी बहुत हल्के में लेने लगा है समाजवादी पार्टी के लीडर को और इनकी बातों को। आशीष, अभी हम आपको रोकना चाहेंगे। राकेश अहिर जी हमारे साथ अभी पैच है यहाँ पर। राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, कैबिनेट की कल बैठक हुई, इसमें ये प्रस्ताव पास जब से हुआ है तब से इस बात की ये जंग छिड़ गई है कि उपचुनाव से ठीक पहले आखिर बीजेपी ने ऐसे बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि केंद्र अभी तक सिलेक्शन देखिए करती थी डीजीपी के चयन का, अब डीजीपी का चयन यूपी में ही होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? हम लोग तो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये जनता में दिखा रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ का खींचतान बंद हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जो आशीष जी कह रहे थे कि अखिलेश जी हर चीज के हर मुद्दे को उठाते हैं और विरोध दर्ज करते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो जिस अधिकारी को अस्थायी बैठाने की लालसा में ये लोग पूरे कैबिनेट की बैठक करके कानून बनाए और अस्थायी डीजीपी देने की आज बात कर रहे हैं, वही डीजीपी उत्तर प्रदेश में अस्थायी होके भी कानून की जो प्रक्रिया है या अपराध का जो रेट है, एनसीआरबी का जो डाटा है, क्या उसमें वो कंट्रोल कर पाए हैं? क्या इजाफा हुआ है? उसमें नहीं हुआ है। केवल इजाफा लगातार हुआ है, कानून का कोई महत्व नहीं है। कहीं गाजियाबाद से वीडियो आ रही है तो पता चला कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कहीं इलाहाबाद की घटना आप देख लीजिए, जौनपुर की घटना देख लीजिए, आप वहीं राजधानी लखनऊ की घटना देख लीजिए, कैसे पीट पीट के अमन गौतम को कस्टडी में मारा गया, कैसे मोहित को पांडे को मारा गया कस्टडी में, कैसे वहां की महिला दरोगा का अपहरण कर लिया गया राजधानी में। तो सवाल ये है कि जब जो डीजीपी हैं, अगर वो अस्थायी हो जाने से क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ केवल बस जनता को एक गुमराह करेंगे, जनता के मुद्दों को भटकाएंगे और अपने चहेते अधिकारी के लिए ये लाए गए हैं कि लेकिन राकेश अहिर जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना ये चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए बीजेपी वालों का ये कहना है कि ये फैसला अच्छा है, क्योंकि कहीं अगर देखिए डीजीपी का चयन, अब यूपी के डीजीपी का चयन अगर यूपी में ही हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी मसला, कोई भी मुद्दा उठता है तो हर बात पर अखिलेश जो है वो सवाल उठाते हैं, तो ये राजनीति में गलत है। क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को लगातार उठाना और सरकार को आईना दिखाना। अगर सरकार को आईना दिखाना, अगर विरोध इसको मान रहे हैं, तो हम जब तक रहेंगे तब तक सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि प्रतिदिन 10 हत्याएं, 10 रेप उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये डाटा तो कोई विपक्ष के पार्टी कार्यालय में तय तो नहीं हो रहा, ये तो सरकारी डाटा है। तो ये अगर कहे कि जो सत्ता पक्ष के लोग अगर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी केवल बस विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने चहेते अधिकारी को बैठाने के लिए आप एक पैनल की गठित कर रहे हैं
और वही अधिकारी आपके कार्यवाहक डीजीपी के रूप में आपने उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था को कितना चुस्त दुरुस्त किया, ये जनता जान रही है और जनता देख भी रही है। अभी के लिए हम देखिए आपको रोकेंगे और आशीष जी से पूछना चाहेंगे कि कितना सहमत हैं आप राकेश जी की बात से। देखिए देवास जी, मुझे लग रहा है कि हमारे मित्र राकेश जी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, चूंकि जो अखिलेश यादव जी ने बात कही है और जो राकेश जी कहना चाह रहे हैं वो दोनों बड़ा कंट्राडिक्ट कर रही हैं। इनको मुझे लग रहा है एक बार अपनी पार्टी लाइन से पूछ लेना चाहिए कि बयान क्या देना है, क्योंकि अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो थोड़ा दूसरा है और ये थोड़ा दूसरा बात कर रहे हैं। देखिए, नियमावली पर बात हो रही है कि जो नियमावली बनाई गई है उसके ऊपर पे अखिलेश जी बात कर रहे हैं और ये डीजीपी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर रहा है। राकेश जी को थोड़ा समझना चाहिए कि अखिलेश जी का बयान क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये लगातार कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आप डेट उठा लीजिए, उसमें 10 बलात्कार हो रहे हैं, तो इनको ये भी समझना चाहिए कि बलात्कार करने वाले लोग कौन हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़ों में ये भी उठा के देख लीजिए कि बलात्कार जो कर रहा है वो लोग कौन हैं, क्योंकि ये एक समाज की व्यवस्था को खराब करने के लिए एक होता है स्वाभाविक अपराध और एक होता है जानबूझकर किया गया अपराध, जिसको संगठित अपराध कहते हैं। संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म करने का काम किया है, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों और ऐसे बड़े बड़े जाने कितने लोग जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक संगठित अपराध करते थे। लोगों के घरों पे कब्जा करना, जमीनों पे कब्जा करना, बलात्कार, लूट, ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लोगों के बिल्कुल वर्चस्व प्राप्त था समाजवादी पार्टी का, वो यहाँ से आज वो माफिया राज खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कोई यहाँ पर माफिया अपने आप को नहीं बताता है, सब हाथ जोड़ के खड़े कि भैया हम माफिया नहीं। और पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफिया बताना जैसे कि एक बड़ा गौरव होने की बात होती थी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस माफिया तंत्र को यहाँ पर खत्म करने का काम किया हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे राकेश जी ने अभी बताया कि यहाँ पर डीजीपी जो है वो अस्थाई, अरे अस्थाई से अस्थाई बनाना अच्छा है। आप गलत राह पर जा रहे हो, आपको नहीं पता है आप क्या कह रहे हो। यहाँ पर अगर परमानेंट अधिकारी परमानेंट होकर बैठेगा तो उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा तय हो पाएंगी, उसके ऊपर ज्यादा हम पूछ पाएंगे। अखिलेश जी ने जो कहा है उनका वाक्य दूसरा है और राकेश जी का वाक्य दूसरा है। उन्होंने नियमावली पे प्रश्न उठाया और मैंने आपको शिवाजी जैसा बताया कि ये उत्तर प्रदेश जो है ये पहला राज्य नहीं है। इसके पहले तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो और पंजाब हो, जहाँ पर इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां पर ये पहले हो चुका है। और अगर अब उत्तर प्रदेश में होता है तो ये लोग उस नियमावली पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये विपक्ष में है, विपक्ष में होने का मतलब हर चीज का विरोध करना नहीं होता है। लेकिन इन्होंने अभी खुद भी कहा राकेश जी ने कि नहीं हम तो भाई विपक्ष में हैं, हम तो प्रश्न उठाते रहेंगे। तो आप प्रश्न उठाइए लेकिन सही चीजों पर प्रश्न उठाइए। अगर कोई चीज अस्थायी है उसको यहाँ पर स्थायी करने का काम किया जा रहा है तो इसमें तो आपको बढ़कर आना चाहिए कि हाँ चलिए, जो कि अभी तक अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर जो अस्थायी डीजीपी हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाते रहे और आज जब स्थायी होने की बात हो रही है तो उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये तो यही समझे और जनता तो जो है वो समझे ही रही है। राकेश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? मैं कह रहा हूं कि अभी जो आशीष भाई ने कहा कि योगी सरकार में गुंडा खत्म हो गए, केवल बस मुख्तार जी का नाम उन्होंने लिया। मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जो स्वजाति हैं, क्या उनका ये नाम ले सकते हैं? इतनी इनके पास हिम्मत है कि जो बनारस में कौन है मुख्यमंत्री का स्वजाति, मिर्जापुर चंदौली में कौन है, जौनपुर में कौन है, सुल्तानपुर में कौन है, आजमगढ़ में कौन है, बस्ती गोंडा बहराइच में कौन है, क्या ये नाम ले पाएंगे मुख्यमंत्री के स्वजाति? या तो ये टॉप 10 जो 10 अपराधियों का जो माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पूछते आ रहे हैं सरकार को कि टॉप 10 लिस्ट जारी कर दीजिए, तो क्या ये जारी करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से नफरत की राजनीति करने में ये चैंपियन है। यह हिंदू मुसलमान करके बहराइच में दंगा करा दिए,
और दंगा में किसकी जान चली गई? एक मासूम उनका राम गोपाल जी की जान चली गई। ये पुलिस की फेलियर है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामियां हैं। आप डीजीपी बनाए, आपका स्वागत है, डीजीपी अस्थाई बनाए, उसके लिए भी स्वागत है, मगर क्या ऐसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो डीजीपी बनने के लाइन में है, आप उनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ा के रिटायर होने की बात कर रहे हैं कि वो डीजीपी न बन पाए? आप अपने चहेते अधिकारी को बैठा रहे हैं जिन्होंने दंगा करा दिया। तो ऐसे लोग हैं कि आशीष जी को अगर विपक्ष बहराइच की दंगा पे अगर बात करें तो ये कह रहे हैं मुद्दा बना रहे हैं, ये कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद की घटना पे अगर विपक्ष बोल दे तो ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो सच में ये लोग कर रहे हैं और ये जनता जान रही है, जनता देख रही है, जनता उसके आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। उसका जीता जागता उदाहरण है कि 13 तारीख को जो चुनाव था, इन्होंने उसको आगे बढ़वा के 20 तारीख कर दिया, मगर ये जितना लेट कर रहे हैं उतने ही बुरी तरह से हारेंगे। और ये गुमराह करने के लिए आज की ब्रेकिंग न्यूज जिले मीडिया में चले और जनता जो है वो चीजें भूल जाए, मगर जनता भूलने वाली नहीं। लेकिन राकेश जी देखिए, यहाँ पर तो अगर जिस तरह से आपने कहा कि डेट को, जो उपचुनाव की डेट है उसको जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से यह वाला दिया गया है कि जिस तरह से त्योहारों का सीजन चल रहा है एक टाइम आप लोग को मिल जाएगा, तो एक तरह से ये तो अच्छी बात हुई ना। इस पर क्यों आप विरोध करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी सत्ता में है, इनके पास तमाम तरह के डाटा उपलब्ध करा रहे हैं, सर्वे करवाने के लिए मशीन है। ये जान रहे हैं कि जो छठ पूजा पे दूर दराज से दूसरे स्टेट से लोग आए हैं, ये 20 तारीख से पहले चले जाएंगे, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। ये जान रहे हैं कि किसी तरीके से लोग आए और फेस्टिवल मना के चले जाए, क्योंकि ये कोई फेस्टिवल में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई प्रावधान में ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आयोग तय कर दिया डेट तो सारे लोग मन बना लिए थे। और लोकतंत्र में वोट डालने का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है, इससे बड़ा पर्व जो है लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं है। आशीष जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? आशीष जी, जनमानस बहुत उत्साहित होकर इस पर्व में हिस्सेदारी लेता है। जी जी, चाहूंगा। एक तो इन्होंने कहा कि बहराइच वाला दंगा, तो बहराइच में जो दंगा हुआ है उन्होंने पिक्चर के इंटरवल का बाद का बताया जो दंगा हुआ, लेकिन इंटरवल के पहले की घटना नहीं बताई कि एक झंडा उतार रहा था राम गोपाल मिश्रा, तो उसको गोली मार दी जाती है। तो उस पर ये नहीं बताएंगे कि वो जो घटना है वो घटना की शुरुआत है। सर, आपके ही लोगों पे एफआईआर दर्ज करके बता दिया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो आशीष जी आप उसको साथ देखे नहीं होंगे गौर से कि आपके विधायक का बयान, स्टेटमेंट और एफआईआर क्या कह रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भीड़ विधायक के बेटे को जब मारने के लिए जब षड्यंत्र हुआ, तब आपके विधायक ने सही बात को बताया प्रकार से वहां पर, और आप लोग उस दंगा जो कराए उसको भुना नहीं पाए, इसलिए आप विपक्ष पे ठीक रहे। राकेश जी, मौका आपको हम देंगे बिल्कुल बोलने का, उनको आशीष जी को पूरी बात करने दीजिए अपनी। जी, तो राकेश जी क्या ये बताएंगे कि जो दंगे पश्चिम में 6 महीने पश्चिम लगातार जला था, उस दंगों की आग में तो क्या वो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे थे? क्या वहां पर जो नरसंहार किया गया था वो क्या सरकार ने कराया था? क्या कोई दंगा सरकार कराती है? अगर इनके मतलब से कराती है तो ये बताएं कि ये 6 महीने जो पश्चिम जला है और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़े दंगे जो हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो क्या इनके हिसाब से तो यही हुआ कि इनकी सरकार वो दंगे कराती थी, प्रायोजित दंगे होते थे और कराए जाते थे ये दंगे, तो इस बात का इनको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में वो 20 तारीख को सब लोग चले जाएंगे, तो वो जो लोग आए हुए हैं वो लोग दूर से आए हैं, कोई बंबई से आया, कहीं से आए, और सिर्फ ये जो त्योहार है ये सिर्फ छठ का त्योहार है या जो भी ये गंगा स्नान का त्योहार है, ये सिर्फ एक प्रदेश में एक पूर्वांचल का नहीं है। गाजियाबाद में भी आप चले जाइए, वहां पर भी इतना बड़ा मेला लगता है। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक मित्र है राजू तरेरा जी, उनके यहाँ मैंने देखा गढ़मुक्तेश्वर में इतना बड़ा, लाखों लोग आते हैं
वो स्नान का जो त्योहार है, तो उसको समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके बोलना है, जबकि इनकी बात का कोई वजन नहीं होता है, क्योंकि ना सर होता है ना पैर होता है। इनको सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ना होता है कि नहीं। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति बंबई में काम कर रहा है, वो जब चुनाव होता है तो वो यहाँ वोट डालने नहीं, चूंकि वो तो समाजवादी पार्टी के समय में ही बेघर हो गया था। वो बेरोजगारी का ये आलम था इनकी सरकार में कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। और आज का समय थोड़ी, वो 20 साल से वो लोग बंबई में रह रहे हैं, उनके वहां पर वोटर कार्ड बन चुके हैं, वहां पर वो वोट डालते। वो वोट डालने कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं, लेकिन अभी वो लोग अपने घर पर अगर कुछ लोग आए भी हुए हैं तो उनको इस तरीके से जोड़ना, ये जो एक नैरेटिव गढ़ने का एक इनके पास में अर्थ है, ये पता नहीं, चूंकि हमेशा से इन्होंने करा, 22 में भी नैरेटिव गढ़ा। जी आशीष तिवारी जी, सही हुआ। आशीष तिवारी जी, अभी के लिए हम आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों के विभागों में कटौती की जा सकती है। जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद से उनके मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं। इनकी जगह कुछ नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी कई लोगों की नजर बनी हुई है। जितिन प्रसाद के सांसद बनने के बाद पीडब्ल्यूडी के मंत्री का पद सबसे अधिक हॉट केक बना हुआ है। इसको पाने के लिए कई नेता जुटे हैं। बताया जा रहा है कि एक मंत्री की इस विभाग पर नजर है, वही एक पूर्व मंत्री की सरकार में वापसी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दिल्ली को साधने की पूरी कोशिश की है। आज नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ की शुरुआत हो चुकी है। इस दिन व्रती गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में चावल, दाल और लौकी की सब्जी ग्रहण करती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। ये पर्व संतान की प्राप्ति और उनकी समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस पर्व में भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा का विधान है। लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके अगले दिन खरना करते हैं। वही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य देव और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। बता दें आपको कि उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। व्रती खरना पूजा के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए छठ पूजा का शुभारंभ हो चुका है, क्या क्या तैयारियां चल रही इसको लेकर के? देखिए बिल्कुल, छठ पूजा का पर्व जो इस तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है उसको लेकर पूरे जिले में इस समय अगर देखा जाए तो तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। और जहां जहां छठ पूजा का कार्यक्रम होता है उन घाटों को सजाने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। आप जो तस्वीर मेरे साथ दाहिने हाथ पर देख सकते होंगे कि जिस तरीके से हम इस समय जहाँ पर मौजूद हैं, ये सरयू तट है और ये करणगंज के समीप है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शाम से होते ही भीड़ इकट्ठा होना चालू हो जाएगी आज शाम से। उसको लेकर प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां हैं, जो है लाइट की व्यवस्थाएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं घाट को लेकर, साफ सफाई के लेकर, वो तैयारियां जोरों पर चालू कर दी गई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिले भर में जितने भी घाट हैं उन घाटों का जिला अधिकारी गोंडा नेहा शर्मा के द्वारा बराबर निरीक्षण किया जा रहा है और हर घाटों को साफ सफाई को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और जिला अधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया है कि घाटों की साफ सफाई के लेकर अगर जो कर्मचारी अगर लगे हैं उनके तरफ से अगर कोई जो है साफ सफाई में कमियां पाई गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी
देखिए, आज के प्रोग्राम की बात करें, जैसे आज से शुरुआत हो रही है, क्या क्या कुछ आज के दिन खास होता है, विस्तार में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज जो महिलाएं व्रत रखेंगी वो नहाय खाए के साथ वो उनका व्रत चालू होगा और डूबते हुए सूर्य देवता की पूजा करेंगे और अर्घ देंगे। अगर वही बात की जाए तो दाल चावल और लौकी की सब्जी खाकर आज वो लोग व्रत रखेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो त्योहार के दिन तो देखा जाए तो जो है 6 और 7 और 8 को त्योहार ये खासकर मनाया जाएगा और 8 तारीख को उगते हुए सूरज को प्रणाम कर और व्रत की समाप्ति की जाएगी। जिनको लेकर जो जिले के खास प्रमुख स्थान है उनको चिन्हित किया गया है और उन स्थानों को साफ सफाई के लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरीके से जो छठ पूजा के लिए महिलाएं उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी न होने पाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर जो जिला के आला अधिकारी हैं वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर जो महिलाएं हैं उनको किसी भी तरीके से कोई समस्या छठ पूजा को लेकर ना आ पाए। भूपेंद्र, अभी इस वक्त आप गोंडा के कौन से स्थान पर हैं? तस्वीरों में दिखाएं हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए बिल्कुल जो स्थान है ये कनौलगंज के समीप है और पवित्र सरयू नदी का तट है और इसको कटरा घाट के नाम से जाना जाता है। जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हो, जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो बराबर की जा रही है। उसके बाद जो घाट है, घाट की साफ सफाई और व्यवस्थाएं की जा रही, जिसको लेकर जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा के द्वारा सख्त दिशा निर्देश भी जारी किया गया है कि घाटों की साफ सफाई को लेकर कोई कोताही न बरती जाएगी। इसी को देखते हुए जिस तरीके से आप देखा जाए कि लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही, जिस तरीके से शाम होती ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, उसको लेकर जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आया है और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो जो है लगवाई जा रही है, जिससे जो महिलाएं छठ पूजा और छठ व्रत के लिए इस घाट पे आए उनको कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आने पाए। तो ये पवित्र सरयू तट है, ये कनौलगंज मार्केट से अगर देखा जाए तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है और देखा जाए तो कनौलगंज स्थित जो कनौलगंज के आसपास क्षेत्रों की महिलाएं हैं छठ पूजा के लिए यहीं पर आएंगी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। और 7 और 8 नवंबर को सुबह बता दें आपको, जिस तरह से ये पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो चुकी है। और शहर शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।